हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एपीबी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले हमें समझना होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। अ सीक्वेंस इन एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सम रूल, यानी कुछ रूल के द्वारा किसी डेफिनेट ऑर्डर के अंदर नंबरों को अरेंजमेंट करने को ही हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि गीता है, वो 10 रुपये बचाती है फर्स्ट वीक में, ठीक है, ऑफ ईयर, एंड देन इंक्रीज वीकली सेविंग बाय ₹10, और हर बार सेविंग में 10 रुपये इंक्रीज करती चली जाती है। जैसे कि पहले वीक में वो 10 रुपये बचाती है, दूसरा वीक आता है तो पहले के मुकाबले में 10 रुपये का इंक्रीमेंट करके अब वो 20 रुपये सेविंग करती है। थर्ड वीक में 30, फोर्थ में 40, फिफ्थ में 50, इस तरीके से इंक्रीमेंट चलता रहता है। तो ये हमारा एक नंबर है जिनका हमने क्या करा, एक अरेंजमेंट करा हुआ है। ठीक है। और इनका जो ऑर्डर है वो डेफिनेट है, और इनमें एक रूल फॉलो किया जा रहा है। कौन सा रूल फॉलो किया जा रहा है? देखो, हर नंबर दूसरे से कितना इंक्रीज हो रहा है? 10, 10, 10, 10। तो नंबरों का ही अरेंजमेंट जिसमें कोई स्पेसिफिक रूल लगा के उनको अरेंज किया गया हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। इसी का एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर। बैक्टीरिया है जो कि हर घंटे में डबल हो जाते हैं। इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, अगर शुरुआती टाइम पर 30 बैक्टीरिया मौजूद थे, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी द प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द थर्ड आवर। तो तीसरे घंटे में बैक्टीरिया कितने होंगे? देखो, स्टार्टिंग जब 0 आवर पे थे तब बैक्टीरिया थे 30, जैसे ही 1 घंटा गुजरा बैक्टीरिया डबल 60, फिर 1 घंटा और गुजरा बैक्टीरिया फिर डबल 120, फिर 1 घंटा गुजरा फिर बैक्टीरिया डबल 240। तो यहाँ पे हमारे जो नंबर दे रखा है इनका हमने अरेंजमेंट किया, ठीक है, एक ऑर्डर के अंदर। और यहाँ पर एक रूल लग रहा है। कौन सा रूल लग रहा है? डबल का। हर नंबर दूसरे का क्या है? डबल है। तो किसी स्पेसिफिक रूल के द्वारा नंबरों का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। और हर नंबर को हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। और टर्म ऑफ अ सीक्वेंस डिनोटेड बाय A1, A2, A3 एटसेट्रा। इनके हर नंबर को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये A1 होगा, ये A2, ये A3 और ये A4 होगा। इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक मानते हैं, लेकिन कब? जी देखो, इसमें मैंने वो रूल बताया है कि वही सीक्वेंस हमारा एपी बन जाता है। एपी इज एन सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज क्रिएटेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्शन अ डेफिनेट नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर। जब पीछे वाले नंबर में हम कोई एक फिक्स नंबर या तो ऐड करते चले जाते हैं या सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं, तो जो हमारा सीक्वेंस बनेगा उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उदाहरण के तौर पे जैसे कि 2 था, इसमें हमने एक फिक्स नंबर यानी कि 2 ही ऐड किया, 4 आया। फिर इसमें 2 ऐड किया, 6 आया। 2 ऐड किया, 8 आया। यही पैटर्न कंटिन्यू चलता रहेगा। तो एक फिक्स नंबर हम ऐड करें हर बार, ये नहीं यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ 3 ऐड किया, यहाँ 4 ऐड किया, ऐसा नहीं है। एक फिक्स नंबर ही या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो अगला नंबर आएगा, ठीक है, वो पिछले वाले के मुकाबले में उतना बड़ा होगा जितना उसमें हमने ऐड किया है। जैसे 2 बड़ा है, ये भी 2 बड़ा है, ये भी 2 बड़ा है। इनको हम क्या बोलेंगे? A1, A2, A3, A4। तो इसी पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में नंबर हमारे पास 50 था, हमने 5 माइनस किया 45, फिर 5 माइनस किया 40, फिर 5 माइनस किया 35। तो यहाँ पर एक फिक्स नंबर हम क्या करते चले जा रहे हैं? सब्ट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं। तो इन जो हमारे पास एक पैटर्न आया नंबरों का, अरेंजमेंट आया नंबरों का, इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान रहे, केवल और केवल या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तभी हम उसको क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। इसमें ऐड करते हुए चले गए, इसमें सब्ट्रैक्ट करते चले गए, ये भी हमारी एपी है और ये भी हमारी क्या होगी? एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अ फिक्स नंबर एडेड और सब्ट्रैक्ट टू द प्रीसीडिंग नंबर टू ऑब्टेन नेक्स्ट टर्म। यानी अगली टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म में हम एक फिक्स नंबर या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। इसको निकालने का तरीका क्या है कि अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पर है ए एन और अगला है ए एन माइनस वन, यानी कि जो भी एन हम यहाँ रखेंगे, 5 रखा तो 5 माइनस 1 यानी कि 4। अगली फिफ्थ टर्म में से 4 टर्म माइनस करेंगे, डी आएगा। यहाँ अगर 3 रखते हैं इनकी जगह तो यहाँ 2 बन जाएगा, 3 माइनस 1 2। अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करेंगे तो हमें डी मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम वही क्वेश्चन लेते जो हमने पीछे किया था। देखो 2 4 6 8, हर नंबर दूसरे से कितना बड़ा आ रहा है, 2 नंबर बड़ा है। तो अगली टर्म कौन है, ए टू में से 1 माइनस करें तब भी डी आ जाएगा। 4 माइनस 2, 2 ही निकल के आएगा। या ए3 में से ए2 माइनस करें, 6 माइनस 4 तब भी 2 ही आएगा। 8 माइनस 6 तब भी हमारा 2 ही निकल के आएगा। तो कहीं पर भी किसी भी एपी के अंदर अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करते हैं तो हमें डी मिल जाता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस। वही एग्जाम्पल फिर दोबारा ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन वाला। इसमें भी सेम कंसेप्ट होगा। नेक्स्ट टर्म में से अगर प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, डी। जैसे कि 45 है, माइनस करेंगे 50 को, तो एक प्लस का हो एक माइनस को, माइनस करते हैं 5, बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। तो इस वाले केस के अंदर डी हमारा कितना होगा, माइनस का 5 होगा। आप किसी भी लेवल पे माइनस करके चेक कर सकते हैं। 35 माइनस 40 तब भी माइनस 5 ही आएगा। 40 माइनस 45 तब भी हमारा माइनस का 5 ही आएगा। क्लियर। यहाँ मैंने लिखा है कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो यहाँ पर हमारा डी पॉजिटिव था, ए नेगेटिव था, तो ये भ्रम में ना रहे कि डी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव में भी हो सकता है डी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म की, अर्थमेटिक की। जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ यानी कि ए पी, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। जो ए होता है किसी भी एपी का पहला नंबर होता है, जो पहला नंबर होगा वो ए कहलाएगा, और डी कॉमन डिफरेंस होगा। उसके अंदर डी को ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1d करना है, कुछ भी नहीं तो 1d 2d 3d, इस तरीके से हमारी एपी बनती हुई चली जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन के अंदर दे दे ए तो 2 है और डी भी 2 है, और बोले कि इसका एपी बनाओ। क्या बनाओ, एपी। तो हमने क्या पढ़ रखा है, हमारी एपी की जो फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये होती है हमारी एपी। तो ए की जगह 2 है, यहाँ 2 लिख दिया सीधा सीधा, यहाँ 2 लिखा, डी की जगह भी 2, 2 प्लस 2 4, ए की जगह 2, ये 2 लिखा, बीच में निशानी मल्टीप्लाई, 2 लिखा, 2 दूनी 4, 2 और 4 कितना आ गया, 6 आ गया हमारा। इसी तरीके से ए यानी कि 2 3, डी की जगह 2 रखा, 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 8। तो ये हमारी एपी बन के तैयार हो जाएगी। देखो ये से कितना नंबर बड़ा है, 2, ये कितना है बड़ा 2, ये कितना है 2 बड़ा है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारी एपी बन के तैयार हो जाती है। तो जो नंबर हमारे देखो A1 A2 A3 A4, यहाँ पर तो ये फर्स्ट टर्म यानी A1 A2 A3 A4 होता है, जिसको हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3 से रिप्रेजेंट करते हैं 3d से। तो ए हमारा आया 2 4 6 एंड 8, वही मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। क्लियर। अब अगर हमें एन टर्म निकालने किसी एपी का बिगिनिंग से यानी कि स्टार्टिंग से, तो उसका फॉर्मूला होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे यूज़ करेंगे हम इसको, अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जो ए वो नंबर होगा जो किसी एपी का स्टार्टिंग का नंबर होगा यानी कि फर्स्ट नंबर। डी कॉमन डिफरेंस जैसे हमने ऊपर पढ़ाया था। एन वो टर्म होगी जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। देखो ये हमारी ये क्या है, एपी है, मैंने एग्जांपल लिया, इसे A1 कहेंगे, A2 A3 A4 कहेंगे। क्लियर। तो ए हमारा फर्स्ट नंबर होता है जो कि 10 है। डी मैंने क्या बताया, अगला माइनस पिछला, 13 में से 10 गया 3। अब अगर हमें क्वेश्चन में पूछ ले
कि अगर इसी एपी को फॉलो किया जाए तो A10 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, ये सवाल पूछ ले। बोले अगर इसी पैटर्न को फॉलो किया जाए तो A22 इस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ये में पूछा गया है। देखो ये A1 A2 A3 ये तो इनकी पोजीशन है, ठीक है। यानी कि पहले नंबर पे 10 बैठा हुआ है, दूसरे नंबर पे 13, तीसरे पे 16, चौथे पे 19, ये तो इनकी पोजीशन हो गई। और ये इनका वैल्यू होगी, यानी A10 की वैल्यू क्या है, A22 की वैल्यू क्या है, ये हमसे पूछा गया है। जब इस तरीके से वैल्यू पूछी जाए तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ए कितना है हमारा 10। अच्छा n कौन होगा, जो वैल्यू हमसे पूछी गई है, 10वां नंबर की वैल्यू पूछी गई है तो n की जगह पर 10 रख देंगे। d कितना हमारा 3 है, ठीक है, n की जगह 10 रख दिया। A10 10 का 10, 10 में से गया 9, n2 में 3, 9 दिए 27, कितना हुआ 37, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर इसको एक शॉर्ट फॉर्म में और भी कर सकते हैं हम। जैसे कि ए एन हमें पूछा गया है 10, ध्यान से देखना, यहाँ मैंने 10 लिखा, ए का ए लिखा। अगर हम एन की जगह पे क्या रखते हैं 10, 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9d। तो आप इससे डायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन आसान कर पाएंगे कि जो भी टर्म आपसे पूछी जाए आपको एक नंबर कम करके यहाँ पे डी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जैसे A10 पूछा है तो a प्लस 9d कर देंगे, A11 पूछा है तो a प्लस 10d, A50 पूछा है तो a प्लस 49d। इस तरीके से कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगी। अब a की जगह अगर हम 10 रखें और d की जगह अगर हम कितना रखें 3, तो देखो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, 9 3 जा 27, आंसर आ गया 37, ठीक है। कैलकुलेशन से बच सकते हैं। हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके से। हमें पूछा, मान लो A22 पूछा है, कितना पूछा है A22, इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस में 21d। ए हमारा कितना है 10, डी की वैल्यू कितनी है 3, दोनों को ऐड करेंगे 73, ये हमारे A22 की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। इस तरीके से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट अब हमारा अगला फॉर्मूला आता है एन टर्म ऑफ एपी फ्रॉम एंड, यानी पीछे से अगर कोई हमें एन टर्म निकालने के लिए बोल दे तब फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो एल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को, एल बोल लो या ए एन बोल लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि आखिरी टर्म। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो हमें पीछे से 10वां नंबर निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे A10, फॉर्मूला होगा लास्ट नंबर एल आएगा, माइनस में 10वां पूछा 10 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। तो पीछे से भी हम किसी ए पी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम एक एग्जाम्पल लिया 10 13 16 19, ठीक है। बट इसमें ये हमारी लास्ट टर्म हो गई, ये A1 A2 A3 A4, ठीक है। और ये पता नहीं हमारी कौन सी पोजीशन का नंबर है, बट आखिरी इस लाइन का सबसे आखिरी मेंबर यही है। तो अगर हम पीछे से इसको काउंट करना शुरू करें, देखो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, कहीं ना कहीं पे तो होगा। अब पीछे से काउंट करें, हमें थोड़ा ना पता इनमें से 10वें नंबर पे कौन आ रहा है, क्या पता ये हो, क्या पता ये हो, क्या पता ये हो। पीछे से तो, आगे से तो पता है ये 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, पीछे से तो नहीं पता। तो उसके लिए हम इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो एल आखिरी का नंबर कौन हमारा 40, ए हमारा 10 है, एन हमें पूछा 10वां नंबर तो एन हो गया हमारा 10, ठीक है। और डी हमारा अगला माइनस पिछला, 13 माइनस 10 यानी कि 3 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला A10 कहाँ से पूछा है, फ्रॉम एंड, यानी पीछे से अंत से पूछा गया है। तो अगर हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा देंगे L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, आखिरी का नंबर कौन हमारा 40, ठीक है। आप इसको L से भी रिप्रेजेंट करते हो सकते हो या N से भी, AN से रिप्रेजेंट कर सकते हो। N की जगह पे 10, डी की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है 40, 10 में से गया 9, 9 गुणा में 3 कितना है 27, माइनस किया 13 आ गया,
क्लियर। तो यानी अगर पीछे से काउंट करेंगे तो यही नंबर हमारा पीछे से 10वें नंबर पे आ रहा है। शुरुआत से तो दूसरे पे है, पर पीछे से कितने पे आ रहा है, 10वें नंबर पे आ रहा है। देखो आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर समझ में आए तो मैं इसको एक टेबल के थ्रू आपको और समझाता हूँ। देखो ये मैंने एक टेबल बना रखी है, एपी हमारी वही है, बट इस एपी को मैं काफ़ी लंबा आगे तक लेके गया हूँ। देखो स्टार्टिंग में हमारी एपी थी 10, 3 ऐड के 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40 तक मैं ले गया। तो अगर हम स्टार्टिंग से पढ़े इन नंबरों को तो ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 इस तरीके से पोजीशन बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम इनको पीछे से काउंट करते हैं तो ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 पीछे से पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया पीछे से अगर हम काउंट करते हैं तो हमारा 10वां नंबर कौन आ रहा है, 13 आ रहा है। यही मैंने आपसे फॉर्मूले में निकाल के दिखाया, ठीक है। और हमारे एक्चुअल में भी कितना है, 13 ही है। क्लियर। तो यानी कि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल डायरेक्टली ये निकालने के लिए कर सकते हैं कि पीछे से कोई नंबर निकालेंगे तो वो कौन सा होगा अगर पीछे से निकालते हैं। और अगर हम इसको आगे से निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। और अगर पीछे से निकालते हैं तो फॉर्मूला होगा एल माइनस में एन माइनस एक इंटू में डी। क्लियर। तो उससे आप समझ गए होंगे कि पीछे से टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है। देखो इसका एक तरीका ये भी है कि अगर हमें एन टर्म निकालनी है पीछे से तो क्यों ना हम एपी को ही क्या कर दें, रिवर्स कर दें। यानी जो हमें नॉर्मल एपी दे रखी है उसको हम उल्टा कर दें, ठीक है। उससे भी हम एन टर्म निकाल सकते हैं पीछे से। तो उसके लिए अगर मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, नॉर्मल वैल्यू है 10, 13, 16, 19, 40, ये हमारी नॉर्मल क्या है, एपी है। जहाँ पर ए 10 है, डी अगला माइनस पिछला 10, 13 में से 10 गया 3, ए एन जो कि इसके लास्ट का नंबर होगा, ठीक है, जो कि हम इसे एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा कितना 40 है। अगर हम ए पी को उल्टा करेंगे तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा जो कॉमन डिफरेंस डी था अभी फ़िलहाल कितना है, 3 है। तो अगर ए पी को उल्टा करते हैं तो डे ए बी जहाँ जो डी होगा हमारा वो रिवर्स हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव का है तो चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, और अगर वो नेगेटिव का था तो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। केवल डी में ही चेंज आपको कर देना है। पॉजिटिव का है तो नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव का होगा तो उसे पॉजिटिव का बना देंगे, ठीक है। अगर यही ए पी को हम उल्टा करते हैं, जैसे कि हमारा कितना हो गया 40, जैसे कि यहाँ पे डी कितना है पॉजिटिव का, तो अब डी कितना हो जाएगा नेगेटिव का 3। अगली टर्म हम जब निकालेंगे तो -3 करेंगे 37, अगली टर्म आएगी फिर -3 करेंगे तो 34। इस तरीके से हमारी ए पी बनेगी। अब ए पी हमारी उल्टी चल रही है 13 और ये 10, ठीक है। इस तरीके से नंबर हो जाएगा। अब हमारा A1 ये होगा, A2 ये होगा, A3 ये होगा, और कंटिन्यू ये हमारी अब लास्ट टर्म बन जाएगी। हमें पूछा गया है 10वीं टर्म, कौन से पूछी गई है, 10वीं टर्म, तो एन हमारा 10 हो जाएगा। फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। अब हम वापस पुराने वाले फॉर्मूले का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो शुरुआत से तो निकालने का फॉर्मूला था, लास्ट से निकालने का था, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं आपको ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ। अगर ए पी को आप उल्टा कर देते हो तो पहले वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा 10, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर हमें 10 चाहिए तो यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 माइनस एक कितना हो जाएगा 9D। अब ए की वैल्यू जो हमारा फर्स्ट टर्म है कितना है 40, एंड डी की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे माइनस का 3, 40, 9 3 से 27 माइनस किया कितना निकल के आ गया 30 निकल के आ गया, ठीक है। तो ए पी को उल्टा करके भी हम पहले वाले फॉर्मूले से ही इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे पार्ट को नोट कर लें, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया 8n आ गया। अब अगला टॉपिक आता हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक। इसमें क्या होगा, आपको एन टर्म गिवन होगी और उनका सम निकालना होगा, यानी जोड़ निकालना होगा। वैन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, जब आपको ए और डी दोनों चीज़ दे दी जाए तब आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस एक इंटू डी। ये क्या है, ये फॉर्मूला है। आपको मान लो कोई एपी दी जाएगी और उन एपी में आपको मान लो 10 नंबर तक, 15 नंबर तक, 50 नंबर तक का आपको सम चाहिए उस एपी का, तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ज़रूर दिया जाएगा,
तभी आपको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो आपको समझाने के लिए देखो, मैंने वापस वही ए पी ली, 10, 13, 16, 19, ए यहाँ पे 10 है, डी अगला माइनस पिछला 3 है, एन मुझे 11 नंबर का सम चाहिए। जैसे कि ये पहला नंबर हो गया A1, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4, करते करते AP में टोटल 11 नंबर तक होंगे ना। इन सभी का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो n की जगह हम लिखेंगे 11, क्योंकि हमें 11 नंबर का सम चाहिए। यहाँ 11, फिर a की वैल्यू 10, 11 - 1 डी की जगह क्या लिखेंगे 3, 11/2 10 दूनी 20, 11 में से 1 गया 10 आएगा, 10 को 3 से गुणा करेंगे क्योंकि बीच में निशान है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, 11/2 20 30, दोनों को ऐड करेंगे 50, 2 का इसमें डिवाइड दिया 25, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा हमारा यहाँ पे सम, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे एपी में जो नंबर दिए आए थे उनके सम निकालने के लिए। लेकिन सम निकालने का एक फार्मूला और है, वो फार्मूला है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन। जब आपको पहली टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन होगी तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस में एल। एल क्या होगा, लास्ट टर्म होगी उसी ए पी की, ए फर्स्ट टर्म होगी और एन जितनी टर्म का हमें सम पूछा गया होगा। क्लियर। तो इसको करने के लिए हम वापस एक एग्जांपल ले लेते हैं, बट इस कंडीशन में थोड़ा सा पहले वाले से चेंज होगा। इसमें आपको ए तो चलो गिवन दे दिया, अब कंडीशन ये है कि जितने टर्म का आपको सम पूछा गया, मान लो 11 टर्म का सम पूछा गया है, तो 11 टर्म आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, 11 टर्म का सम चाहिए, बट 11 टर्म आखिरी की कौन सी है आपको मालूम नहीं था। लेकिन इस वाली सिचुएशन में आपको ये मालूम है कि आपके 11वें नंबर पे कौन है, 40 नंबर है। तो लास्ट टर्म गिवन होगी तब तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और अगर गिवन नहीं है तो आप ऊपर वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें लास्ट टर्म यानी कि A11 ऑलरेडी दे रखा है, कितना 40, 11 नंबर का सम चाहिए, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 11। फॉर्मूला Sn का मैंने आपको क्या बताया, n/2 a प्लस में एल, n की जगह 11/2, a की जगह 10, l की जगह 11, सॉरी l हमारा कितना 40 है, 11/2 दोनों को ऐड करेंगे 50, 2 में इसका डिवाइड दे 25, 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 275। आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा, बस प्रॉब्लम क्या है आपको गिवन पार्ट की, कि आपको गिवन क्या है। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले वाले फॉर्मूले से छोटा है। लास्ट टर्म अगर आपको गिवन नहीं है, मान लो 40 गिवन नहीं होता, तब आप उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते इसका, Sn वाले फॉर्मूले का। ठीक, तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो अब हम बात करेंगे फाइंड लास्ट टर्म AL या AN फ्रॉम सम Sn। अगर हमें क्वेश्चन में कभी Sn दिया हो तो उससे हम लास्ट टर्म को कैसे फाइंड करते हैं। देखो, हमें पता होना चाहिए कि A1 और S1 दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल। S रिप्रेजेंट करता है सम को, अब A रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को। अब पहले ही टर्म का जो सम होगा वो सेम वही होगा। जैसे मान लो स्टार्टिंग का नंबर 5 है और उसका मैं पहली नंबर का सम बताऊँ कितना होगा, वो 5 ही होगा। दो टर्म का सम कितना होगा, पहली और दूसरी दोनों को ऐड करने पे हमारी दो टर्म का सम निकल के आएगा। तो दूसरी टर्म तो A2 से चेंज होगी, बट फर्स्ट टर्म और S1 दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हमारा AN जो होता ना वो Sn में से उसमें से एक टर्म छोटा कर दो उसके बराबर होगा। अगर मान लो यहाँ पे S5 है, 5 नंबर के सम में से 4 नंबरों के सम को माइनस करेंगे तो हमारी A5 टर्म निकल के आ जाएगी। S10 में से S9 माइनस करेंगे तो हमारा A10 निकल के आएगा। S9 में से S8 माइनस करेंगे तो A9 निकल के आएगा। S12 में से S11 माइनस करेंगे तो A12 निकल के आएगा।
इसको प्रैक्टिकली हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको आसानी से और समझ में आए। हमने नंबर लिए 10, 13, 16, 19, वही सेम वही पे लिए हमने। अब देखो एक नंबर का सम मैं बोलूँ तो A1 तो 10 है, एक नंबर का सम भी कितना होगा, 10 ही होगा। तो A1 और S1 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। दो नंबर का सम यानी कि S2 अगर मैं निकालता हूँ, 10 प्लस में 13 कितना हो जाएगा, 23। तीन टर्म का सम 1, 2, 3, 10 प्लस 13 प्लस 16 39 होगा। चार टर्म का सम यानी कि A1, A2, A3, A4 ऐड करें 58 आएगा। अब हमने जो फॉर्मेट पढ़ाया आपको, इसी फॉर्मेट का अप्लाई देखो कैसे होगा। S1 और A1 तो बराबर हो गया, ठीक है। जो A2 होगा वो S2 में से S1 माइनस करने पे आएगा। S2 23 है, S1 10 है, माइनस क्या कितना है 13। एक्चुअल में A2 भी कितना है 13 ही है। A3 कितना होगा, S3 में से S2 माइनस करेंगे, S3 39 है, S2 23 है, माइनस क्या 16 आया, A3 एक्चुअल में 16 ही है। A4 किसके बराबर होगा, S4 माइनस S3 के। S4 यानी 4 नंबर का सम 58, S3 यानी 3 नंबर का सम 39, माइनस क्या 19 आया, जबकि एक्चुअल में A4 कितना हमारा 19 ही है, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से आप इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके लास्ट टर्म को फाइंड कर सकते हो। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ सम टर्म, यानी कुछ टर्म का सम किन के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि Sn है, कुछ नंबरों का सम जो है उसमें से माइनस करेंगे Sx का। अब Sx का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई टर्म दी होगी आपको यहाँ पर A1, A2, A3, 4, यानी कि मान लो जो भी नंबर यहाँ दिया होगा उससे बढ़ा के एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, कहाँ तक उनका सम Sn के बराबर ना आ जाए, उन सभी टर्म का सम बराबर होगा Sn माइनस Sx के। इसको आप एक सिंपल से एग्जांपल के द्वारा समझिए तब आपको जल्दी समझ में आएगा। यानी S11 में से S11 S7 माइनस करते हैं तो इनके बीच में काफ़ी नंबर गैप आ रहे हैं। अब 7 के बाद कौन आता है, एक्चुअल में 8 आता है, A8, उसके बाद A9, A10 है, A11, कहाँ तक हम नंबर को लेके चलना है, जब तक कि 11 ना आ जाए, A11। यानी इन चार नंबर का जो सम होगा वो S11 माइनस S7 के बराबर होगा। इसी तरीके से S20 माइनस S16, अगर आपको ये दो दे दिए जाए, इसका मतलब क्या होगा, S16 के बाद कौन आता है, A17, तो A17 लिखेंगे, प्लस A18, A19, A20, कहाँ तक चलना है, जब तक कि हमारा 20 ना आ जाए। 20 आ गया, यानी इन चार नंबरों का सम इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। फिर अगला जैसे कि S7 माइनस S3, अब 3 के बाद कौन आता है, 4, 5, 6, कब तक चलना है, जब तक कि 7 ना आ जाए। इन चारों का सम S7 माइनस S3 के इक्वल होगा। S5 माइनस S2 मैंने किया, 2 के बाद कौन आता है, 3, 4, कहाँ तक चलना है, जब तक कि 5 ना आ जाए। इन तीनों का सम S5 माइनस S2 होगा। अब वापस हम इस फॉर्मूले में चलते हैं, तो जो भी आपको एन टर्म दिया होगा माइनस करना है एस एक्स टर्म के, और एक्स जो भी होगा उससे एक नंबर बढ़ा के, एक्स है तो एक्स प्लस वन, जैसे कि यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 8, फिर 9, 10, कब तक, जब तक कि इसके बराबर ना आ जाए, ठीक है। ये आपको देखने में थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी क्योंकि समझ में नहीं आता फॉर्मूला ऐसे कुछ इस तरीके से, लेकिन इसको देख के आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या लेना है, जो भी दो टर्म का सम होगा, सम का डिफरेंस होगा, 7 है तो यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है 8 से, 9 से, 10 से, और कब तक चलना है, जब तक कि यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पर ना आ जाए। क्लियर। तो ये भी हमारा एक एपी का फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट अगर हमें बोल दे कि ए बी सी कोई एपी की टर्म है तो उनमें क्या रिलेशन होगा, और हमें प्रूफ करने के लिए बोल दे कि ए बी सी एपी है, प्रूफ करके दिखाओ, तो सिंपल सा लॉजिक होता है कि आपकी जो मिडल टर्म होती है वो इन दोनों के सम एंड डिवाइड बाय 2 के इक्वल होती है। यानी ए प्लस सी के एंड डिवाइड बाय 2 किया तो हमेशा मिडल टर्म के बराबर आएगी, ठीक है। या फिर जो डिवाइड में 2 है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये ए बी सी अगर ए पी होंगे तो उनमें कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप होगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारा 10, 13, 16 है, 3 नंबर है, जिसमें से पहला नंबर ए, दूसरा बी, तीसरा सी है। तो जो मिडिल टर्म होगी बी वो इक्वल किसकी होगा, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 के। चेक करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, ए की जगह 10 रखा, सी की जगह 16 डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड किया 26 डिवाइड बाई 2, 2 का डिवाइड दिया कितना आया 30, और एक्चुअल में मिडल टर्म भी कितनी हमारी 13, दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। क्लियर। यानी ए बी सी में रिलेशनशिप ये वाला होगा, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। अगर हमें प्रूफ करने के लिए बोल दे तो हम इस रिलेशनशिप को प्रूफ करेंगे। क्लियर।
अब अगला आता हमारा टॉपिक कि इफ़ टोटल नंबर ऑफ टर्म इन ए पी इज़ एन। कोई ए पी है जिसमें टोटल टर्म कितनी है, एन है। तो आर टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर कोई टर्म पीछे से आर्थ टर्म पे है तो शुरुआत से वो आर माइनस एन माइनस आर प्लस एक टर्म के इक्वल होगी शुरुआत से। आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझे तो और समझ में आएगा। जैसे आपको 11 टर्म दे दिया है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A10, ठीक है। ये तो शुरुआत से काउंट करा हमने, गिनती को यहाँ से लेफ्ट से शुरू करा और राइट में चलते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और अगर इसी को हम उल्टा पढ़ें तो ये हमारा फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन्थ पे, एट्थ पे, नाइन्थ पे, टेंथ पे, 11th पे। जो फर्स्ट पे था वो इस किस पे चला जाएगा, 11th पे। अब शुरुआत से और एंड से इन दोनों नंबरों में क्या रिलेशनशिप है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ये पीछे से होगा फ्रॉम लास्ट ए आर, और ये हमारा बिगिनिंग से होगा यानी शुरुआत से ए एन माइनस आर प्लस में 1। अगर मान लो ए पी में टोटल 11 टर्म है, ठीक है, और हमें बोल दे कि पीछे से दूसरा नंबर यानी आर इज इक्वल टू 2, पीछे से दूसरा नंबर, तो आर की जगह 2 रखेंगे। यहाँ एन टोटल 11 है, 11 माइनस 2 9, 9 प्लस 1 10, यानी जो नंबर पीछे से दूसरी पोजीशन पे होगा वो आगे से कौन सी पोजीशन पे होगा, 10वीं पोजीशन पे होगा। यही निकल के आ रहा है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आर बराबर हमें 4 दे दे, एन तो टोटल 11 टर्म ही है, तो यहाँ अगर पीछे से चौथा नंबर है यानी कि 1 2 3 4, पीछे से अगर चौथा नंबर आ रहा है तो शुरुआत से वो कौन होगा, 8वें नंबर पे होगा। देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से आर बराबर 4 रखा है यहाँ पे, 11 माइनस 4 प्लस 1, 11 में से 4 गए 7, 7 प्लस 1 8, यानी जो पीछे से चौथा नंबर होगा वो आगे से, हाँ आगे से कितना होगा, 8वें नंबर पे होगा। इसी तरीके से अगर कोई नंबर पीछे से 5वें पे है तो आगे से कितना होगा, एंड टोटल 11 नंबर है इसमें, यहाँ 5 रखा, 11 माइनस 5 6, 6 प्लस 1 7, 7वें नंबर पे होगा, ठीक है। इसको और प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ए पी ली है, शुरुआत से अगर हम चलते हैं A1 A2 A3 A4 A5 6, टोटल 11 नंबर है, 10 13 16 19 22 28 नंबर दे रखे हमें। और अगर पीछे से काउंट करें नंबरों को हम तो क्या होंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 होंगे। तो यहाँ पर देखो A2 नंबर जो पीछे से दूसरे नंबर पे है वो शुरुआत से कितने पे है, 10वें पे है। जो नंबर पीछे से चौथे पे है, देखो चौथा है, शुरुआत पे कितना मिलेगा, 8 पे मिलेगा। पीछे से 5वें नंबर पे है वो शुरुआत से कितने पे है, 7 नंबर पे है, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो टर्म पीछे से होगा आगे से कितने नंबर पे होगा, उसके लिए फॉर्मूला है हमारा ये वाला, ए आर इज इक्वल टू ए एन माइनस आर प्लस में 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि कोई एपी का पीछे से बताओ कि वो कौन सा नंबर होगा, जिसमें आपको मैंने 2 मेथड बताए थे। अगर हमें पीछे से कोई एपी का नंबर बताना हो कि पीछे से 10वां नंबर कौन होगा तो 13 था, मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। पहला मेथड तो ये था एल माइनस एन माइनस एल माइनस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा मैंने क्या बताया था, एपी को ही हम रिवर्स कर दें, 2 मेथड थे। अब उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम तीसरा मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, जैसे कि यहाँ हमारी एपी दे रखी है, सेम एपी का इस्तेमाल करते हैं। हमें बोला पीछे से 10वां नंबर निकालना है, ठीक है, पीछे से क्या निकालना है, 10वां नंबर फ्रॉम लास्ट। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें, हमें पीछे से 10वां नंबर चाहिए तो वो आगे से कौन सी पोजीशन पे होगा, जैसे पीछे से तो 10वें नंबर पे आ रहा है, पीछे से 10वें नंबर पे 13 आ रहा है, ठीक है। हम यही निकाल लें कि आगे से वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर आर कितना है, 10 है टोटल, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस एपी में टोटल टर्म कितनी है। हमें ये पता है तो हम इसको ईजिली कर सकते हैं। इसमें 11 टर्म है तो n इज इक्वल टू 11। अगर ये गिवन होगा तभी हम आगे की टर्म निकाल सकते हैं, अगर हमें गिवन नहीं है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ये होना कंपलसरी है, अगर नहीं है तो या तो हम फाइंड कर सकें, और अगर नहीं कर सकते तो अब हमें यही इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो हमें अगर पीछे से निकालनी है तो A10 यहाँ रखा, हमें हमारा फॉर्मूला क्या था, ए आर इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस में 1, ये हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पे रखा 10,
n है 11, 11 माइनस 10 प्लस में 1, तो 11 में से 10 गया 1, 1 प्लस 1 2, यानी A2 आ गया। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली A2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। A2 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, A प्लस में 1D, ठीक है, A प्लस में 1D। तो इससे हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। A कितना हमारा 10 और D यहाँ पर कितना था 3, 10 प्लस 3 13। तो यानी कि ये आपका तीसरा मेथड हो जाएगा। अगर पीछे से कोई नंबर निकालने के लिए मैं बोल दे, पीछे से नंबर बोले तो आप यह पहले पता लगा लें कि वो नंबर आगे से कितना होगा और फिर इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं फिर कहूँगा आपको ये टोटल नंबर ऑफ़ टर्म गिवन होना चाहिए। अगर नहीं है तो निकाल लें, और अगर नहीं निकल सकता तो उस सिचुएशन में हम फिर इसी फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमें एक ही क्वेश्चन करने के मैंने आपको 3 मेथड बता दिए, ठीक। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इस पार्ट को नोट कर लें। अब स्टूडेंट एपी के अंदर काफ़ी सारे हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिखा आता है कोई 3 एपी की टर्म है जिनका सम एंड प्रोडक्ट ये दे रखा है, तो बताओ एपी क्या होगी। या फिर कोई एपी है जिसके 4 टर्म ये दे रखे हैं तो उसका सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये बताओ एपी कितनी होगी। इस तरीके का अगर सवाल आ जाए तो उसमें हमें एपी के नंबरों को एज्यूम करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में लिखा आता कि 3 ही टर्म है तो आपको 3 नंबर एज्यूम करने, ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4 नंबर आ जाते हैं तो आपको एज्यूम करना है ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस 2, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। 5 आ जाए तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। 6 आ जाए, 6 वाला बहुत रेयर केस अगर आएगा, बट आ जाए तो ए माइनस 5D, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D एंड ए प्लस 5D हो। तो ये हमारी टर्म है। अब इनको लर्न कैसे कर रखें, देखो ये हमारा है ऑड केस 3 और 5, ठीक है। पहले ऑड केस को समझते हैं। ऑड केस में हमेशा गैप रहेगा डी का, कितने का रहेगा डी का, यानी ए यहाँ रखा तो इससे पीछे वाला नंबर एक नंबर कम कर देना है ए माइनस डी, एक नंबर बढ़ा देना ए प्लस डी। यहाँ पर एक नंबर कम कर दिया ए माइनस डी, एक नंबर बढ़ा दिया ए प्लस डी, फिर एक नंबर और कम कर दिया ए माइनस 2D, यहाँ पर एक नंबर और बढ़ा दिया ए प्लस 2D। इस तरीके से आप ऑड नंबर को लर्न करोगे। इवन नंबर को लर्न करने का तरीका है कि इनमें डी का 2D का गैप होता है। कितने गैप होता है 2D का। अब यहाँ देखो 3D है, यहाँ पे D है, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2D बचेगा, ठीक है। तो इनमें 2D का गैप होता है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक है। अब इनको याद कैसे रखेंगे, इनकी जो मिडिल टर्म होती है ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, इनकी मिडिल टर्म ये होती है। तो अगर 4 टर्म पूछी है तो 2 और बढ़ा दो, एक है 2 जोड़ दिए ए प्लस 3D, 2 और घटा दो पीछे ए माइनस में 3D। यहाँ पर अगर 6 टर्म पूछी है तो ए माइनस डी, ए प्लस डी तो मिडल में हो गई, 2 बढ़ा दिए 2 ही जोड़ दिए, 2 जोड़े तो ए प्लस 3D, 2 घटाए तो ए माइनस 3D, फिर दोबारा से 2 जोड़ दिए तो ए प्लस 5D, 2 घटा दिए तो ए माइनस में 5D। इस तरीके से आप दिमाग में इनको लर्न करोगे। क्लियर। अगर एपी के अंदर क्वेश्चन की सिचुएशन आती है कि 3 टर्म का सम एंड प्रोडक्ट ये दे रखा है, तब आपको ये 3 नंबर एज्यूम करने एपी के। 4 आ जाते हैं तो इन नंबरों को एज्यूम करना है, 5 आ जाते हैं तो इन नंबरों को एज्यूम करना है, 6 आ जाते हैं तो इन नंबरों को एज्यूम करना है। इससे आप ए पी की वैल्यू को इजीली फाइंड कर पाएंगे। अब अगला पार्ट आता है हमारा कि एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर, यानी कि अगर 2 नंबर है उनके बीच में काफ़ी नंबर हैं, 2, 2 से ज़्यादा, 5, 10, 15 जितने भी नंबर हैं उनके बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होगा। देखो मान लो, इमेजिन करो आपके पास ए और सी नंबर है और बीच में काफ़ी सारे ब्लैंक नंबर है, B1, B2, B3, B4 ऐसे करके करते BN तक है। अब n कोई भी नंबर हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म कितनी है। इसमें बीच में नंबर कितने टोटल n है, एक नंबर आगे बढ़ गई और एक नंबर पीछे है, तो टोटल 1 ही हो गया, 1 ही हो गया, टोटल हो गया n+2 टर्म होगी। और अगर हमें इनका कॉमन डिफरेंस निकालना हो, क्या निकालना हो, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होगा C माइनस का A। और आपके बीच में कितनी टर्म थी, n थी ना, उसमें बस एक नंबर जोड़ दो, n+1, आपका डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ हमारा फॉर्मूला। अब इसी चीज़ को और बेहतरीन से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपको 2 नंबर दिए हैं 8 और 26, और इनके बीच के नंबर कितने हैं B1, B2, B3, B4, B5, 5 नंबर दे रखे हैं। टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी, 5 तो ये है, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो
5 और एक 6 और एक ये 7, टोटल में कितनी होगी 7, n कितना है 5 है यहाँ पे। तो अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करें तो d इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन में 1 प्लस में 1, तो d का d, c कितना हमारा 26, a कितना है 8, n टोटल बीच में कितने नंबर है 5, 5 में एक जोड़ दो, n प्लस 1 बोले ना, 5 और एक 6, तो 26 में से 8 गया कितना है 18, 18 में 6 का डिवाइड दिया 3। इस तरीके से अगर हमें पहली और आखिरी नंबर दे रखा हो तो हम डायरेक्टली उसमें d की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और डी आने के बाद में हम किसी भी एपी को निकाल सकते हैं कि जैसे आप पहला नंबर पता था डी 3 है, 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 3 जोड़ा 17, 17 में 3 जोड़ा 20, 20 में 3 जोड़ा 23, ये हमारी एपी बन के यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये सारा मैटर समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।